तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक बर्फीली जगह को दिखाया जाता है जहां पर बहुत ठंड थी। वहां पर कुछ सोल्जर्स को बर्फ में जमा हुआ एक एरोप्लेन दिखता है। जब वो लोग उसके अंदर चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि कैप्टन अमेरिका यहीं पर है। इसके बाद हमें पास्ट में सन 1942 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर जर्मन सोल्जर्स की एक टीम को नॉर्वे नाम की जगह पर दिखाया जाता है। वहां पर वो लोग अपने लीडर यूहान स्मिथ के साथ एक रहस्यमय चीज को ढूंढ रहे होते हैं। यूहान स्मिथ हाइड्रा नाम की एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। उसे ढूंढते हुए वो लोग एक चर्च में जाते हैं और वहां के एक प्रीस्ट से उस मिस्टीरियस चीज के बारे में पूछते हैं। लेकिन वो प्रीस्ट उन लोगों को उस चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो चीज सिर्फ गॉड्स के लिए है, उसे सिर्फ देवता ही संभाल सकते हैं। इतना कहकर वो प्रीस्ट उन लोगों को उस चीज का पता बताने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से स्मिथ खुद ही उस चीज को वहां पर ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे वो चीज मिल ही जाती है जो कि टेसरेक्ट क्यूब था। इसके बाद हमें इसके एक साल बाद यानी कि सन 1943 का टाइम दिखाया जाता है। इस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। यहाँ पर हमें न्यूयॉर्क सिटी में स्टीव रॉजर्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि शरीर से बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी वो मिलिट्री में भर्ती होना चाहता था। उसकी बॉडी की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहता था। उसकी देशभक्ति के बारे में जब एक साइंटिस्ट अब्राहम अर्स्किन को पता चलता है तो वो स्टीव को बिना टेस्ट के ही पास कर देते हैं। अर्स्किन यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। अर्स्किन के पास एक ऐसा सीरम था जिससे किसी भी इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ और माइंड को बढ़ाया जा सकता था। वो उस सुपर सोल्जर सीरम को किसी गलत इंसान पर यूज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस सीरम को स्टीव पर यूज करने का फैसला किया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्मिथ ने एक साइंटिस्ट की हेल्प से एक ऐसी मशीन बना ली थी जो कि टेसरेक्ट क्यूब की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती थी। उसकी पावर से स्मिथ ने कई सारे खतरनाक वेपन्स भी बनाए थे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उसने डॉक्टर अर्स्किन के उस सुपर सोल्जर सीरम को कई साल पहले अपने अंदर भी इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से उसे पावर्स तो मिल गई, लेकिन उसका फेस खराब हो गया, जिसकी वजह से वो रेड स्कल के नाम से जाना जाने लगा। अपने फेस को छुपाने के लिए वो अपने पुराने फेस जैसा एक मास्क पहने रखता था। जब उसे पता चलता है कि अर्स्किन उस सीरम को कई सारे सोल्जर्स पर यूज कर रहे हैं, तो वो अपने एक आदमी को वहां पर भेज देता है ताकि वो उस सीरम को चुरा ले और डॉक्टर अर्स्किन को मार दे। दूसरी तरफ डॉक्टर अर्स्किन स्टीव की बॉडी में वो सीरम इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे स्टीव काफी समझदार और पावरफुल बन जाता है। इसके बाद रेड स्कल का आदमी डॉक्टर अर्स्किन को मारकर उस सीरम को लेकर भाग जाता है। फिर स्टीव अपनी न्यू पावर्स की हेल्प से उस आदमी को आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन पूछताछ के डर से वो आदमी सुसाइड कर लेता है और वो आखिरी बचा सीरम भी बर्बाद हो जाता है। मिलिट्री वाले स्टीव जैसे ही बहुत से सुपर सोल्जर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास वो सीरम और नहीं थे। इसलिए वो साइंटिस्ट्स को स्टीव की बॉडी पर रिसर्च करने को बोलते हैं ताकि वैसे ही और भी सुपर सोल्जर सीरम बनाए जा सके। और जब तक वो सीरम नहीं बन जाता तब तक स्टीव को वॉर बॉन्ड्स बेचने का काम सौंपा जाता है ताकि जंग के लिए पैसे इकट्ठे हो सके। इसके बाद से स्टीव कैप्टन अमेरिका के नाम से जाना जाता है और काफी फेमस भी हो जाता है। लेकिन स्टीव को ये काम पसंद नहीं था, वो तो असली जंग लड़ना चाहता था। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बकी बांस हाइड्रा के खिलाफ जंग लड़ने गया था और तभी से वो गायब है। उसे ढूंढने के लिए वो अकेला ही हाइड्रा के अड्डे पर चला जाता है। वहां जाकर स्टीव कई सारे मिलिट्री सोल्जर्स के साथ बकी को भी छुड़ा लेता है। अपने लोगों को स्टीव की टीम के आगे कमजोर पड़ता देख स्मिथ अपने पूरे अड्डे को बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि किसी को भी उसकी खुफिया जानकारी ना मिल सके। इसके बाद स्टीव उन सभी लोगों को लेकर सही सलामत वापस आ जाता है। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे मिलिट्री में शामिल करके कैप्टन बना दिया जाता है। इसके बाद हॉवर्ड स्टार्क, जो कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के फादर हैं, वो स्टीव रॉजर्स को न्यू यूनिफॉर्म एंड एक पावरफुल शील्ड देते हैं। इसके बाद स्टीव रेडी होकर अपने मिशन पर निकल जाता है और एक टीम के साथ मिलकर हाइड्रा के कई अड्डों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एक दिन स्टीव जब रेड स्कल के साथ काम करने वाले उस साइंटिस्ट को भी पकड़ने जाता है तो रास्ते में बकी एक ट्रेन से गिरकर मर जाता है, जिसका स्टीव को बहुत दुख होता है। इसके बाद स्टीव उस साइंटिस्ट को पकड़ लेता है। उससे उसे पता चलता है कि रेड स्कल अमेरिका के कई बड़े शहरों पर बॉम्ब गिराने वाला है। ये सुनकर स्टीव जल्दी से हाइड्रा के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहां पर रेड स्कल उस बॉम्ब और टेसरेक्ट क्यूब के साथ एक प्लेन से जाने लगता है। स्टीव उसका पीछा करता है और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है।
लेकिन जैसे ही रेड स्कल उस टेसरेक्ट क्यूब को अपने हाथ में पकड़ लेता है तो वो टेलीपोर्ट होकर वॉर्मिर नाम के एक प्लेनेट पर चला जाता है। उसके बुरे इरादों की वजह से उसे एक श्राप मिला, जिसकी वजह से वो उसी प्लेनेट पर कैद हो गया। लेकिन टेसरेक्ट क्यूब यहीं पर रह जाता है और उस प्लेन से नीचे गिर जाता है। इसके बाद स्टीव उस न्यूक्लियर बॉम्ब से भरे प्लेन को शहर से बहुत दूर एक बर्फीली जगह आर्कटिक में जाकर लैंड करता है, जहां पर बहुत ठंड होने की वजह से उस प्लेन के साथ स्टीव भी जम जाता है। वहां की ठंड की वजह से वो बॉम्ब भी काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद मिलिट्री वाले स्टीव को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वो टेसरेक्ट क्यूब ही मिल पाया था। वो स्टीव को कहीं नहीं ढूंढ पाए। इसके बाद हमें इसके 66 साल बाद यानी कि सन 2011 का टाइम दिखाया जाता है, जो कि वही मूवी के स्टार्ट वाला टाइम है। यहाँ पर स्टीव को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने सालों तक उसकी बॉडी बर्फ में जमने के बाद भी स्टीव मरा नहीं था और ना ही उसकी एज बढ़ी थी। ये सब उस सुपर सोल्जर सीरम की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। इसके बाद शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी स्टीव का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। जब स्टीव को होश आता है तो वो अपने आप को इतने साल बाद भी जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर निक फ्यूरी उसे सब कुछ समझा देते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी स्टीव रॉजर्स को एवेंजर्स की टीम में शामिल होने का ऑफर देते हैं, जिस पर स्टीव मान जाता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।